हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 20। सब मेहमानों ने ये तमाशा देखा तो एक एक करके वहां से जाने लगे। चौधरी साहब ने किसी को नहीं रोका। आखिर इतने बड़े तमाशे के बाद किसी का मन करता पार्टी में रुकने का। अनुराग के पापा ने अनुराग को गुस्से में देखा और वहां से चले गए। चौधरी साहब ने वहां खड़े गार्ड से कहा, गार्ड्स बाहर निकालो इस घटिया आदमी को यहाँ से, और आज के बाद इस घर के आसपास दिखाई दे तो इसे पुलिस के हवाले कर दो। गार्ड्स आए और अनुराग को वहां से लेकर चले गए। अभी ने देखा नैना अकेले खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और डर के भाव थे। अभी उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, सब ठीक है नैना, अनुराग का सर सबके सामने आ चुका है, वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगा। मैंने सही नहीं किया पड़ोसी, मैंने निबी का दिल तोड़ दिया, नैना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अभी ने नैना के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, अनुराग का भरम तोड़ने के लिए निबी का दिल टूटना जरूरी था नैना, तुमने निबी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। नैना ने हामी में सर हिलाया और सौंदर्या जी की तरफ चली गई। नैना ने उनके सामने आकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैंने। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है नैना, तुमने आज जो किया वो सब बहुत पहले कर देना चाहिए था, तुम्हें इतना सफर नहीं करना पड़ता बेटा। सौंदर्या ने नैना की बात बीच में काट कर कहा, मैं डर गई थी मॉम। नैना ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मेरी नैना किसी से नहीं डरती, खबरदार जो तुमने डरने की बात की, यहाँ आओ। सौंदर्या ने नैना को अपने पास आने का इशारा किया। उन्होंने नैना के माथे को अपने होठों से छुआ और गले लगाकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो नैना, हमेशा ऐसे ही रहना। नैना कुछ देर उनके गले लगी रही और फिर शीतल सार्थक के पास आकर कहा, थैंक यू गाइस, आज अगर सही वक्त पर तुम दोनों ने अनुराग के डैड को यहाँ नहीं बुलाया होता तो उसका ये झूठ कभी सामने नहीं आता। थैंक यू सो मच। ओह, तो अब तुम मुझे और सार्थक को थैंक यू कहोगी? सच में नैना, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो? ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते, शीतल ने शिकायती लहजे में कहा। तो नैना उसके गले आ लगी। आज सच में शीतल और सार्थक ने बखूबी अपनी दोस्ती निभाई थी। वे दोनों नैना के साथ थे, बस कमी थी तो रुचिका और मोंटी की। नैना शीतल से दूर हटी तो शीतल ने नैना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते नैना, तुम हंसती मुस्कुराती और गाली देती हुई अच्छी लगती हो। शीतल से पहले सार्थक बोल उठा तो नैना हंस पड़ी और शीतल ने सार्थक की बाह पर हल्के से मारते हुए कहा, कुछ भी। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। मिसेज आहूजा अपने अपार्टमेंट के किचन में खाना बना रही थी। उनकी बेटी बिट्टू किचन में आई। वह अपनी मम्मी से बात करना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मिसेज आहूजा ने बिट्टू को असमझ में देखा और कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे आपसे कुछ पूछना था, बिट्टू ने हिम्मत करके कहा। हाँ पूछो, मिसेज आहूजा ने कढ़ाई में चम्मच घुमाते हुए कहा। आप सुबह कैफे में क्या कर रही थी? मैंने देखा आप वहां एक लड़के के साथ थी, बिट्टू ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर मिसेज आहूजा का हाथ रुक गया और उसने बिट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या ये कॉलेज के बहाने कैफे जाती हो? बात को घुमाइए मत मामा, मेरे सब दोस्तों ने आपको वहां देखा है, उनके सामने मुझे कितना एम्बैरेस फील हुआ है पता है आपको? बिट्टू ने थोड़ा कठोरता से कहा। मैं वहां किसी जरूरी काम से गई थी, मिसेज आहूजा ने कहा। और वो कौन सा जरूरी काम था मामा जो आप अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ कॉफे में बैठ के कॉफी पी रही थी? बिट्टू ने कहा। बिट्टू, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो मैं तुम्हें हर बात बताऊं, अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, मिसेज आहूजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मिसेज आहूजा को गुस्से में देखकर बिट्टू को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं बड़ी नहीं हुई लेकिन इतनी छोटी भी नहीं हूं मामा कि ये सब चीजें ना समझूं। कभी वो सोसाइटी की चेयरमैन, कभी मिस्टर यादव, और आज तो हद हो गई मामा, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। मिसेज आहूजा ने सुना तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और खींचकर एक तमाचा बिट्टू के गाल पर रसीद करते हुए कहा, बकवास बंद करो, बहुत जबान चलने लगी है ना आजकल तुम्हारी, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, समझी?
थप्पड़ पड़ने से बिट्टू का दिल टूट गया और वह रोते हुए किचन से बाहर चली आई। ऑफिस से घर आए मिस्टर आहूजा ने किचन से बाहर आते बिट्टू को रोते देखा तो उसके पास आए और उसे चुप कराते हुए कहा, बिट्टू क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा का जो मन करता है वो करती है और जब उन्हें कुछ कहा तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मम्मा बहुत बुरी है पापा, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, बिट्टू ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया। मिस्टर आहूजा बस अभी अभी घर आए थे। उन्हें नहीं समझ आया कि बिट्टू उनसे क्या कहना चाह रही थी। वे किचन में आए और मिसेज आहूजा से कहा, तुमने बिट्टू पर हाथ क्यों उठाया? इतनी बड़ी बेटी पर ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या? मिसेज आहूजा ने सुना तो मिस्टर आहूजा की तरफ पलटी और कहा, आजकल उसकी जुबान को ज्यादा ही चलने लगी है। कॉलेज के नाम पर दिन भर दोस्तों के साथ कैफे में घूमती है। आज मैंने उसे देख लिया और जब उसे समझाया तो वो मुझसे ही बहस करने लगी। जब ज्यादा बोला तो मेरा भी हाथ उठ गया। मिस्टर आहूजा ने सुना तो हैरानी से अपनी पत्नी को देखने लगे। मिसेज आहूजा ने गैस बंद किया और मिस्टर आहूजा के पास आकर प्यार से कहने लगी, आपको तो पता ही है उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने उसकी पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च किया है। अब वो ऐसे ही अपनी पढ़ाई छोड़कर दोस्तों के साथ घूमेगी तो गलत है ना? आप बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? अब क्या मुझे उसे समझाने का हक भी नहीं है? मिस्टर आहूजा ने सुना और कहा, तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे डांटने का पूरा हक है और समझाने का भी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद के छोले बनाए हैं। मिसेज आहूजा ने खुश होकर कहा और खाना लगाने लगी। मिस्टर आहूजा भी किचन से निकलकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन। रात 10 बजे ट्रेन स्टेशन पहुंची। मोंटी अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर आया। फिर बाहर खड़े ऑटो में आ बैठा और उसे अपने घर का पता बताकर चलने को कहा। ऑटो वाला मोंटी के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे ऑटो घर की तरफ बढ़ रहा था, मोंटी का दिल धड़कने लगा। मोंटी की मम्मी प्यारी और मासूम थी। उन्होंने कभी मोंटी पर गलती से भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन मोंटी के पापा बहुत गुस्से वाले और दबंग थे। उनका ख्याल आते ही मोंटी की आंखों में डर के भाव दिखाई देने लगे। ऑटो घर के सामने आकर रुका। मोंटी डर के मारे फिर भी ऑटो में ही बैठा रहा। ऑटो वाले की आवाज से मोंटी की तंद्रा टूटी। वह ऑटो से उतरा और किराया देकर घर के अंदर आया। घर की लाइट्स जलते देखकर मोंटी समझ गया कि सब उसके स्वागत में अभी तक जाग रहे हैं। उसने धड़कते दिल के साथ डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा मोंटी की मम्मी ने खोला। मोंटी को अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, लेकिन आंखों में नमी उभर आई। मोंटी ने अपनी मम्मी के पैर छुए और अंदर चला आया। अंदर शर्मा जी गुस्से से भरा चेहरा लिए, जैसे उसका ही इंतजार कर रहे थे। मोंटी को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा, आ गए बाप का नाम रोशन करके। लव मैरिज करनी है, लव मैरिज करनी है। अब वही लव मैरिज हमारे सर पर तांडव कर रही है। जब निभानी नहीं थी तो काहे की शादी, काहे किसी बिटिया की जिंदगी खराब की। हमारी नाक कटवा दी और अब हमारे यहाँ सामने सीना तान कर खड़े हो। कोनो लाज शर्म है कि नहीं तुम माँ, या वो वही बीकानेर छोड़ कर आए हो? गुस्से से भरे शर्मा जी इतना सब कह गए, लेकिन मजाल है मोंटी जवाब में एक शब्द भी कह दे। वह किसी मुजरम की तरह अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। क्या कर रहे हैं? बच्चा इतनी दूर से आया है, इसे थोड़ा आराम करने दीजिए। कल सुबह आराम से बात कर लीजिएगा। मोंटी की मम्मी ने कहा, बच्चा जे बच्चा है, अरे जे तो हमारा बाप बना बैठा है। झगड़ा हुआ तो बहू को उसके मायके छोड़ाया। इतने बड़े बड़े फैसले खुद लेने लगा है, ये बच्चा थोड़ी है। शर्मा जी ने मोंटी को घूरते हुए कहा, तुम बहू को उसके घर क्यों छोड़ा है मोंटी? कोई गलतफहमी थी तो उसे बैठकर हल करती। ऐसा बचकाना कदम क्यों उठाया? मोंटी की माँ ने पूछा। अब तक मोंटी सब चुपचाप सुन रहा था, लेकिन यहाँ चुप न रह सका और कहा, तो उसने कौन सा सही किया माँ? उसे क्या जरूरत है हमारे बीच अपने पापा को बताने की? और फिर रही सही में उसके पापा ने यहाँ फोन करके आप लोगों को परेशान कर दिया। मिसेस शर्मा कुछ कहती इससे पहले मिस्टर शर्मा बोल पड़े, वो तो यहाँ बताएंगे ना। इस घर में बेटी ब्याही है उन्होंने, कोई भेड़ बकरी नहीं। और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम इतनी सी बात पर उसे उसके घर छोड़ाओ? समझियो में हमारी नाक कटवाते शर्म नहीं आई तुम्हें? कहते हुए शर्मा जी ने जैसे ही मोंटी को मारने के लिए हवा में हाथ उठाया, मिसेस शर्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा,
क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पर ऐसे कोई हाथ उठाता है क्या? मैं मानती हूँ इसने गलत किया, लेकिन बहू को भी तो समझना चाहिए था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम सब मिलकर समझाएंगे इन सबको। शर्मा जी ने अपना हाथ नीचे किया और कठोरता से कहा, इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा? बैठकर पूजा करो अपने सपूत की। गुस्से में पैर पटकते हुए शर्मा जी वहां से चले गए। मिसेस शर्मा मोंटी के पास आई और कहने लगी, अपने पापा की बात का बुरा मत मानना बेटा, वो थोड़ा गुस्से में है इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया। तू एक काम कर, बहू को वापस घर ले आ, सब ठीक हो जाएगा। मोंटी ने अपनी मम्मी को देखा और कहा, नहीं माँ, आज पहली बार रुचिका की वजह से पापा ने मुझ पर हाथ उठाया। वो नहीं जानती उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अब उसे वापस नहीं लाऊंगा। उसे आना होगा तो वो खुद आएगी। मोंटी गुस्से में वहां से चला गया और मिसेस शर्मा की आंखों में ठहरे आंसू गालों पर बह गए। चौधरी साहब से हटकर निबी नैना के पास आई। शीतल ने देखा तो नैना से पीछे देखने का इशारा किया। नैना पलटी तो देखा निबी खड़ी थी। मैंने ये सब तुम्हें हर्ट करने या तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं किया निबी। अनुराग सच में अच्छा इंसान। नैना ने बस इतना ही कहा कि निबी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। कहते हुए निबी रो पड़ी। नैना ने देखा तो उसने आगे बढ़कर निबी को गले लगाया और कहा, बस निबी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए बस इतना काफी है। चुप हो जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी ने निबी को रोते देखा तो उस तरफ चला आया। अभी ने निबी को अपने सीने से लगाया तो निबी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैंने आपके साथ भी बहुत बदतमीजी की। आई एम सॉरी। निबी को ऐसे रोते देखकर अभी का दिल पिघल गया और उसने निबी को माफ कर दिया। चौधरी साहब सौंदर्या के पास आए और कहा, मुझे माफ कर दो सौंदर्या, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता तो ये सब। अनुराग को पहचानने में मुझसे भूल हो गई। ये तो एक दिन होना ही था। अच्छा हुआ थोड़ा जल्दी हो गया। निबी को संभलने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आज अगर नैना नहीं होती तो अनुराग का ये घिनौना चेहरा कभी सामने नहीं आता। सौंदर्या ने कहा, लेकिन इन सब में नैना की खुशी हमने छीन ली। आज उसका जन्मदिन था, उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैंने उसे दिया भी, तो ये सब ऐसे। चौधरी साहब ने कहा, तो क्या हुआ, हम सब तो है ना, हम सब मिलकर नैना का बर्थडे मनाएंगे। वैसे भी नैना को रिश्तेदार पसंद नहीं है। सौंदर्या ने हंसते हुए कहा और सबको आने के लिए बुला लिया। सभी सौंदर्या की तरफ जाने लगे तो निबी ने नैना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो भाभी, केक काटते हैं। नैना ने सुना तो मुस्कुरा उठी। निबी को उससे कोई शिकायत नहीं है, ये देखकर नैना का मन काफी हल्का हो गया। निबी नैना को लेकर केक के पास चली आई। उसने अभी को भी बुला लिया। सार्थक, शीतल, चौधरी साहब और सौंदर्या सामने खड़े थे। बगल में घर के कुछ नौकर और भोला खड़ा था। सौंदर्या, तुम मुझे नैना को लेकर कुछ बताने वाली थी, चौधरी साहब ने कहा। सौंदर्या जी ने सुना तो उनके चेहरे से हंसी गायब हो गई। उन्होंने सामने खड़ी हंसती मुस्कुराती नैना को देखा और कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सौंदर्या जी इस वक्त नैना की बीमारी के बारे में बताकर उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। निबी ने नैना की तरफ चाकू बढ़ाया। नैना ने जैसे ही केक काटने के लिए हाथ आगे किया, उसके जहन में कुछ देर पहले घटी घटना घूमने लगी। अनुराग का सच, विहान का चैम्बर, कैंसर रिपोर्ट्स, विपिन जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, सब नैना की आंखों के सामने आने लगा। उसने अपने सर में एक तेज दर्द महसूस किया और अगले ही पल उसके नाक से निकलकर खून की 2-4 बूंदें केक पर आ गिरी। नैना ने अभी की तरफ देखा। उसके नाक से बहता खून देखकर अभी का दिल बैठ गया। अगले ही पल नैना बेहोश होकर अभी की बाहों में आ गिरी। नैना! सामने खड़े चौधरी साहब, सार्थक, शीतल एक साथ चिल्लाए और नैना की तरफ भागे। बस सौंदर्या वहीं खड़ी रही। उसके कानों में नैना के कहे शब्द गूंजने लगे। क्या पता इसके बाद कभी जन्मदिन मनाने का मौका ही ना मिले। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 20। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें लव यू जिंदगी मेरे साथ।
बाय बाय।